G20 ग्रुप की स्थापना 26 नवंबर 1999 में 7 विकसित देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने मिलकर की थी। इन देशों को इस बात का एहसास हुआ कि वैश्वीकरण के कारण किसी एक देश में क्राइसिस आता है तो उसका असर बाकी के मुल्कों पर भी पड़ता है। इसलिए विश्व में हमें आर्थिक स्थिरता लाने के लिए विश्व के विकासशील देशों को साथ मिलकर नीतियां बनानी चाहिए। G20 की स्थापना G7 ने की थी, जिसके कारणों को समझने हमें G7 को समझना होगा। 1973 में विश्व में आया ऑयल क्राइसिस, जिसमें अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जिन देशों ने इजराइल का साथ दिया था। इसलिए G7 देशों ने मिलकर तय किया कि हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही आर्थिक नीति बनानी होगी और ये सभी विकसित देशों ने 1975 में फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई और इसी समय G7 संगठन अस्तित्व में आया। बात है 1997 की। इस समय एशिया में बड़ा आर्थिक संकट आया, एक बड़ा वित्तीय संकट था। G7 देशों ने यह निर्णय लिया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को, सारी बड़ी इकोनॉमी को एकजुट होना चाहिए और इस समय इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में भयंकर आर्थिक मंदी आई, जिसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को प्रभावित किया। इस मंदी के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। इसके अलावा करेंसी की वैल्यू तेजी से गिरने लगी, बेरोजगारी का एक बड़ा संकट सामने आया और विभिन्न देशों में दंगे फसाद भी होने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए इन देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय संकट या इस समस्या से बचा जा सके। G20 का वैश्विक उद्देश्य वित्त को प्रबंधित करना और 2008 के वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बैठकें शुरू हुई। मतलब 2008 के बाद सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा 2023 में G20 की समिट हमारे भारत में हुई। पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें इन 20 राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष के अलावा वो 9 देश भी थे जिनके राष्ट्र अध्यक्ष को भारत ने आमंत्रित किया था। भारत 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की प्रेसिडेंसी रोटेशनल रूट में कार्य करती है। G20 में 20 सदस्य हैं, जिसमें हर साल अलग अलग देश को अध्यक्ष बनाया जाता है। 2023 में भारत में G20 समिट होना यह पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 समिट जरूर होती। G20 समूह में मात्र ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ही ऐसे देश बचे हैं जहां G20 समिट नहीं हुई और इन देशों में भी क्रमशः 2024 और 2025 में G20 समिट होगी। सिर्फ अमेरिका को 2008 और 2009 में लगातार 2 बार G20 की अध्यक्षता मिली। 2026 से G20 समिट पुनः रिपीट होगी और इस पैटर्न के अनुसार भारत में अगली G20 समिट 2042 के आसपास होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज की चर्चा का विषय है G20 की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में और इसके उद्देश्य क्या हैं। G20 के सदस्य देश और उन्हें इस ग्रुप में शामिल करने के आधार क्या हैं। तो इन देशों को G20 ग्रुप में किस बेस पर शामिल किया गया, उसका आधार भी हम यहां देखेंगे।
G20 में भारत की अध्यक्षता, इस पर भी हम बात करेंगे। G20 सम्मेलन की थीम क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। G20 की कार्यप्रणाली क्या होती है और इसमें शेरपा जो हमेशा चर्चा में रहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। G20 में ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका ये 3 देशों का ग्रुप होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। G20 अब हो गया है G21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस पर भी हमारी चर्चा होगी। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो इस पर भी हम बात करेंगे। भारत ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की पैरवी की, सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार करने की बात की, इस पर भी हम बात करेंगे। और G20 की उपलब्धियां, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, इसके अलावा भारत को आगे विश्व के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने में किन किन सतर्कता का सामना करना चाहिए या कौन कौन सी सतर्कताएं बरतनी चाहिए, दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे। तो G20 की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में और इसके उद्देश्य। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में विश्व के 7 विकसित देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। इन देशों को इस बात का एहसास हुआ कि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण सारी दुनिया, सारा संसार एक हो गई है और यदि किसी एक देश में क्राइसिस आता है तो उसका असर सभी मुल्कों पर पड़ता है। इसलिए विश्व में हमें आर्थिक स्थिरता लाने के लिए विश्व के विकासशील देशों को भी साथ में लेना होगा। G20 की स्थापना G7 ग्रुप ने की थी, जिसको समझने के लिए हमें सबसे पहले G7 ग्रुप को समझना होगा। ये बात है 1973 की। 1973 में विश्व में एक ऑयल क्राइसिस आया था, जिसमें अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जिन देशों ने इजराइल का साथ दिया था। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि फिलिस्तीनियों को हटाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल की स्थापना की गई थी और इजराइल की स्थापना में अमेरिका ने अहम रोल प्ले किया था। इजराइल ने फिलिस्तीन से लगे हुए मुस्लिम देशों के साथ युद्ध लड़ा। 1967 में जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और फिलीपींस इनको सम्मिलित रूप से पराजित किया। तो फिलिस्तीन को बड़ी ठेस लगी, मुस्लिम देशों को ठेस पहुंची, उन देशों को जिनके पास बड़ी मात्रा में ऑयल है। इसलिए उन्होंने इजराइल का साथ देने वाले देशों को तेल एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। G7 देशों ने मिलकर तय किया कि इस स्थिति से कैसा उबरा जाए और इस स्थिति से उबरने के लिए हमें और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बेहतर आर्थिक नीति बनानी होगी। और ये सभी विकसित देशों ने 1975 में फ्रांस के बोलने पर फ्रांस में ये एकत्रित हुए, एक मीटिंग हुई और इसी समय G7 ग्रुप, जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देशों का औद्योगिक समूह है, ये अस्तित्व में आया। फिर बात है 1997 की। इस समय एशियन वित्तीय संकट के कारण G7 देशों ने निर्णय लिया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट हो जाना चाहिए। इसमें उन देशों को भी शामिल करना चाहिए जो अन्य देशों का, जो अन्य कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे देशों को शामिल करना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं और जो कहीं ना कहीं अपने महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस समय 1997 में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड में भी भयंकर आर्थिक मंदी आई थी, जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब आसियान के जो 10 देश हैं वो और पूर्वी एशियाई देशों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इस मंदी के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, करेंसी की वैल्यू तेजी से गिरने लगी, बेरोजगारी के कारण इन देशों में दंगे फसाद होने लगे।
इस संकट से उबरने के लिए G7 जो विकसित देशों का समूह है, यहाँ के वित्त मंत्रियों ने और इन देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की एक बैठक आयोजित की गई ताकि इस वित्तीय संकट का सामना किया जा सके। G20 का उद्देश्य विश्व के वित्त को प्रबंधित करना है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बैठक शुरू हुई। इस समूह की मतलब जो G20 ग्रुप है, ये दुनिया की 85% इकोनॉमी और 75% व्यापार पर यह नियंत्रण रखता है। मतलब आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड की 85% जीडीपी G20 कंट्री के पास है, G20 ग्रुप के पास है। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य G20 का गठन सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय और सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सस्टेनेबल विकास मतलब सतत विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। इस संगठन का घोषित लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना और दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर एक आम राय बनाने की कोशिश करना है। G20 के सदस्य देश, तो G20 में वर्तमान में 19 देश हैं और 20वें सदस्य के रूप में यूरोपीय यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है। अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग कंट्री को इसमें शामिल किया गया है। उसके आधार क्या हैं, आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसमें दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना, एशिया से चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन से, यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, सॉरी सीक्वेंस थोड़ा सा मैं फिर से इसकी चर्चा कर देता हूं। तो G20 में 19 देश और एक सदस्य यूरोपीय यूनियन के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अर्जेंटीना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है ब्राजील, फोर्थ है कनाडा, फिर है चीन, फिर है फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, अमेरिका और यूरोप से यूरोपीय यूनियन। ये 20 देश हैं, 19 देश और एक ग्रुप है यूरोपीय यूनियन, ऐसे 20 देश। इसके अलावा 2023 में G20 समिट में भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया। इन 9 देशों में थे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है नाइजीरिया, एशिया से ओमान, एशिया से ही साउथ ईस्ट एशिया से सिंगापुर, इसके अलावा यूरोप से स्पेन और एशिया से ही UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये मैप है जिसमें G20 के जो मेंबर हैं उनको शो किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे मैप में नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूनाइटेड किंगडम है, जबकि साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना है, यूरोप से यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, एशिया से तुर्की, सऊदी अरब, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। वहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया है। G20 के सदस्यों को ग्रुप में शामिल करने के आधार क्या हैं? किस आधार पर इन देशों को G20 में शामिल किया गया? तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो 7 देश हैं, जो ग्रुप 7 के मेंबर हैं, 7 विकसित औद्योगिक देशों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल किया गया और ये जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश थे उसमें भारत, चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा विभिन्न महाद्वीपों का नेतृत्व करने वाले ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एशिया से दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया,
एशिया से दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना को शामिल किया गया। मध्य पूर्व के देशों से सऊदी अरब, तुर्की को शामिल किया गया, जबकि ओशनिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। वहीं उत्तर अमेरिका महाद्वीप से मैक्सिको के साथ ही पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय यूनियन को भी शामिल कर लिया गया। तो ये आधार थे G20 मेंबर्स को G20 ग्रुप में शामिल करने के। G20 में भारत की अध्यक्षता। पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुआ और यह सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की प्रेसिडेंसी रोटेशनल रूट में कार्य करती है। G20 में वर्तमान में 20 सदस्य हैं, जिसमें हर साल अलग देश को अध्यक्ष बनाया जाता है। 2023 में G20 समिट होना, भारत में 2023 में भारत को G20 समिट की अध्यक्षता मिलना, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मान लीजिए अगर 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता नहीं मिलती तो 2024 में मिलती, और 2024 में नहीं मिलती तो 2025 में तो अवश्य मिलती, क्योंकि उसका कारण है G20 के जितने भी मेंबर हैं सभी को एक एक बार G20 की अध्यक्षता मिलती ही मिलती है। तो जैसा दोस्तों मैंने कहा, 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना, ये समिट भारत में होना, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 समिट होनी ही थी। G20 समूह में मात्र ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ही ऐसे देश बचे हैं जहां G20 समिट नहीं हुई, और इन देशों में 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट होगी। G20 ग्रुप्स में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां अब तक 2 बार 2008 में और 2009 में 2 बार ये G20 समिट हुई या उसे G20 समिट की अध्यक्षता मिली, और जिसका कारण था कि 2007 और 2008 में विश्व में आया हुआ क्राइसिस, एक बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, जिसकी वजह से अमेरिका को 2 बार G20 की अध्यक्षता मिली। 2026 से G20 समिट पुनः रिपीट होगी, और इस पैटर्न के अनुसार भारत में अगली G20 समिट 2042 के आसपास होगी। G20 समिट में आपने सुना होगा G20 में ट्रोइका ट्रोइका ट्रोइका। तो दोस्तों ये ट्रोइका क्या है, आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ट्रोइका एक तरीके का ये ट्रायंगल है, 3 देशों का ये ग्रुप है, 3 देशों का समूह है। G20 ग्रुप के अंदर ये उन देशों का समूह है जिसने पिछले साल, वर्तमान और आगामी G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किया है और कर रहे हैं। तो जैसे आप देखें, 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी, 2023 में वर्तमान में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, और आगामी वर्ष मतलब 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा। इस बार पूर्ववर्ती इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और आगामी अध्यक्ष ब्राजील के साथ ये ट्रोइका बना है। ट्रोइका का उद्देश्य क्या है? ट्रोइका का उद्देश्य होता है एजेंडा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों ही देशों के बीच समन्वय और सहयोग करना। इस बार ट्रोइका में तीनों ही विकासशील देश हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। G20 के वर्ष भर चलने वाले सम्मेलन। G20 की मेन समिट केवल 2 दिन 9 और 10 सितंबर को हुई, लेकिन वर्ष भर अलग अलग स्थानों पर
कृषि, व्यापार, वित्त, श्रम, संस्कृति, सिविल सोसाइटी, युवा और G20 देशों के शेरपा की समिट भी आयोजित की गई। दोस्तों, यहां हमें एक शब्द मिला शेरपा। तो शेरपा क्या होता है, आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। G20 का लोगो और थीम। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केशरिया, सफेद, हरा और नीले से प्रेरित है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इस लोगो को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। G20 का थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। G20 की कार्यप्रणाली और क्या होता है शेरपा। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। क्या होता है शेरपा। डिप्लोमेसी में शेरपा शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो कूटनीति में माहिर होते हैं, लेकिन शेरपा शब्द नेपाल और तिब्बत में पाई जाने वाली उन जनजातियों से लिया गया है जो पूरी दुनिया से आने वाले पर्वतारोहियों को गाइड करते हैं। किसे बनाया जाता है शेरपा। तो दोस्तों, शेरपा उन लोगों को बनाया जाता है जिनमें राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ दोनों की अच्छी समझ होती है। डिप्लोमेसी में शेरपा शब्द का इस्तेमाल अधिक होता है। ये डिप्लोमेसी में पूरी तरीके से पारंगत होते हैं, रचे और बसे हुए होते हैं। क्या होता है शेरपा का काम। G20 सम्मेलन में दो समानांतर तरीके से चर्चाएं होती हैं। पहली चर्चा जो वित्त मंत्रियों के द्वारा की जाती है, इसे वित्त ट्रैक कहा जाता है, और दूसरी चर्चा जो शेरपा के द्वारा की जाती है, इस ट्रैक को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। तो दोनों ही ट्रैक हम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रैक या वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री और RBI गवर्नर संभालते हैं। तो याद रखें, वित्त ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री और RBI गवर्नर के द्वारा देखा जाता है। वित्त ट्रैक सीधे सीधे फाइनेंस पर कार्य करता है। यह बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक थोड़ा जटिल और थोड़ा सा पेचीदा होता है। यह मूलतः सदस्य देशों के शेरपा के साथ समन्वय बनाते हुए राजनीतिक व अन्य मुद्दों को तय करता है। ये बैठकें करते हैं और समय समय पर अपने लीडर को अपडेट करते हैं। वर्तमान में भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं और इस बार G20 में अमिताभ कांत भारत के शेरपा रहे। शेरपा G20 वर्किंग ग्रुप के साथ भी समन्वय बनाने का कार्य करते हैं। G20 समिट के लिए 13 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, जैसे डेवलपमेंट, एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और डिजिटल इकोनॉमी। इसके अलावा संपर्क समूह G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने का प्रयास भी ये शेरपा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतना जो हो हल्ला था G20 समिट को लेकर के, और वो G20 समिट हमारे इंडिया में संपन्न हुई और बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई, उसकी उपलब्धियां क्या रही। तो G20 समिट की सबसे बड़ी उपलब्धता ये रही कि G20 के लीडर्स ने इस सम्मेलन में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसे G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कहा गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हमने रूस और यूक्रेन के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस सम्मेलन की
सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हमने रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए किसी की निंदा नहीं की, बगैर दोनों ही देशों को अलग अलग या अपने अपने रुख से हमने पीछे हटने के लिए राजी भी कर लिया। तो यूक्रेन रसिया वार पर हमने किसी भी देश की निंदा नहीं की और दोनों ही देशों को अपने अपने रुख से पीछे हटने के लिए हमने राजी किया। इस सम्मेलन में पश्चिम और पूर्वी देशों को एक मंच पर लाने का हमने प्रयास किया। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता रही। हालांकि इस समिट में चीन के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अपने कारण थे। इस डिक्लेरेशन में युद्ध के लिए रूस की कठोर शब्दों में निंदा नहीं की गई, जैसा पश्चिमी देश चाह रहे थे। तो पश्चिमी देशों की भी बात रखी गई। यह हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता रही। इस डिक्लेरेशन में 7 पैराग्राफ शामिल किए गए, जिसमें कहीं पर भी युद्ध या आक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस सम्मेलन में यूएन चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखने की भी बात की गई। G20 समिट में हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी सफलता रही वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा या इसे कॉरिडोर कहा जाता है। दोस्तों, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉरिडोर है ये अरब ओशियन से लेकर के, मतलब भारत के पश्चिमी तट से लेकर के, ये मध्य पूर्व के देश मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब यूएई होते हुए ये पूर्वी यूरोप को जोड़ेगा और पूर्वी यूरोप तक ये जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमने किस देश को काउंटर करने का प्रयास किया है, इसको हम समझ लेते हैं। इस गलियारे से भारत मध्य पूर्व के देश और यूरोप से जुड़ेगा, जिससे विश्व में चीन की बादशाहत कम होगी। इस नए कॉरिडोर से भारत यूरोप जाने के लिए कार्गो का 40% समय बचेगा। इस कॉरिडोर के कारण भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन के स्थान पर मात्र 20 दिन का ही समय लगेगा। साथ ही भारत की अरब देशों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। ये 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा। 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट के तहत हाई स्पीड डेटा केबल, बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। विश्व के गरीब और छोटे देशों को चीन के चंगुल से बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट कारगर साबित होगा। G20 समिट में हमारी तीसरी जो बड़ी उपलब्धि रही वो कि G20 को हमने अब G21 कर दिया है। 55 सदस्यीय अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर इसे G21 नाम देना मेजबान भारत की बड़ी उपलब्धि में हासिल हो गया है। तो याद रखें, 55 सदस्यीय जो अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी संगठन है, उसको भी अब G20 में शामिल कर लिया गया, जिससे इस ग्रुप का नाम अब G21 हो चुका है। भारत दक्षिण के देश अर्थात विकासशील और अल्प विकसित देशों का नेतृत्व करता है। अफ्रीकी यूनियन को इस समूह में शामिल कर भारत ने चीन को बड़ी चुनौती दी है। चुनौती कैसे दी है? क्योंकि चीन की नजर हमेशा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है, अफ्रीका के रिसोर्सेज में होती है। अफ्रीका में अपार
खनिज संसाधनों का भंडार है। बड़ी मात्रा में मिनरल्स हैं, बड़ी मात्रा में गोल्ड है, डायमंड है, मैंगनीज है, कॉपर है, बॉक्साइट के भंडार हैं, लौह अयस्क के भंडार हैं। इसलिए चीन की नजर अफ्रीका के रिसोर्सेज पर है। इसके अलावा अफ्रीकी जो देश हैं वो बहुत गरीब देश हैं, तो अफ्रीकी देश के रूप में चीन को एक बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है, जिससे चाइनीज आइटम को चाइना अफ्रीका में डंप करता है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत अफ्रीका जैसे गरीब देश, अल्प विकसित देश और भारत जैसे विकासशील देशों का वास्तव में नेतृत्व करता है। रूस ने G20 समूह में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने पर उसे दक्षिणी दुनिया की बड़ी जीत बताई। इसका श्रेय भारत को देते हुए कहा कि भारत ने पश्चिमी दुनिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो रूस ने कहा भारत ने पश्चिमी दुनिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पश्चिमी दुनिया के देशों का अर्थ है यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री से, यूरोप के देशों से, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका से। जबकि इसी विषय पर यूरोपीय देश फ्रांस ने कहा G20 सम्मेलन में G20 समिट ने रूस को विश्व समुदाय से अलग थलग कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, यह पहला अवसर था जब पश्चिम और पूर्व के देश इस विषय पर भारत की सराहना कर रहे हैं। भारत की चौथी बड़ी उपलब्धि कि भारत ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की पैरवी की। हालांकि सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार की बात हम हर सम्मेलन में करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत जोर शोरों से हम ये बात उठाते हैं, लेकिन इस बार हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा है। इस सम्मेलन में भारत ने कहा अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सुरक्षा परिषद को विस्तार देना अब दुनिया की मजबूरी होगी। इसके लिए परिषद में उसके चार्टर में संशोधन करना होगा। इसका विस्तार शायद चीन का वीटो भी अब नहीं रोक पाएगा। भारत ने कहा विश्व को संघर्ष की बजाय शांति और सहयोग की जरूरत है। सुरक्षा परिषद को राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के रूप में नए विकासशील देशों को शामिल करना होगा और ये यूएनओ की भी जरूरत है, सुरक्षा परिषद की भी जरूरत है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल में संशोधन इसलिए चाहता है क्योंकि भारत ने हमेशा विश्व में संघर्ष की बजाय शांति को बढ़ावा दिया है और हम वासुदेव कुटुंब की भावना के हमेशा पक्षधर रहे हैं। पांचवी बड़ी उपलब्धि, और इस उपलब्धि के साथ हमने और भी बहुत सी बातों को शामिल किया, जैसे समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी। तो भारत ने इस समिट में समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ विकास पर बल दिया। इसके अलावा हमने महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास पर भी बल दिया। खाद्य सुरक्षा पर बल दिया। जब से रूस और यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ है तब से विश्व में खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई है, क्योंकि यूक्रेन और रूस विश्व में बड़े गेहूं आपूर्तिकर्ता देश हैं। अतः इन देशों से आग्रह किया गया है कि विश्व में खाद्य पदार्थ और अनाज की आपूर्ति, साथ में उर्वरकों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, इसमें कोई अवरोध न हो। जलवायु परिवर्तन पर हमने अपनी बात रखी। पिछले समिट की तरह इस बार भी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई, लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन पर यह बात हो पाई कि कोयले से बनने वाली बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बल दिया जाएगा, क्योंकि यह थर्मल पावर से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इससे कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है और कार्बन इमिशन होने से जो इक्वेटोरियल कंट्री हैं या विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र हैं जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहां तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का असर यह हो रहा है कि समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्री जल स्तर बढ़ने की वजह से विश्व के अधिकांश तटीय शहर, करोड़ों जनसंख्या, करोड़ों द्वीप डूबने की कगार पर हैं।
तो ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा है जो लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उस पर जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन इस पर विकसित देश ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि इस बार कोयले से बनने वाली बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बात हुई है। इसके अलावा गरीब और विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने विकसित देश तकनीकी और वित्त प्रदान करेंगे। तो विकसित देश ऐसे गरीब देशों को टेक्नोलॉजी भी देंगे और केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि फाइनेंस भी करेंगे, उन्हें पैसा भी देंगे। G20 समिट में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन भारत को कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, किस मामलों में भारत को सतर्क रहना चाहिए, चलिए आज हम इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीति सहयोगी है और चीन के समक्ष भारत शक्ति संतुलन की स्थिति निर्मित करता है। मतलब भारत चीन के साथ कंपटीशन करता है या भारत का कॉम्पिटिटर चाइना है। बाइडेन के लिए G20 समिट की सफलता सुनिश्चित करना जरूरी था, इसके बावजूद नई दिल्ली को सचेत रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। यूक्रेन युद्ध के प्रति भारत की तटस्थता को पश्चिमी देश एक सीमा तक ही बर्दाश्त करेंगे। वो ये भी पसंद नहीं करेंगे कि भारत रूसी सामग्रियों की खरीदी जारी रखे। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूक्रेन युद्ध के प्रति भारत की तटस्थता को पश्चिमी देश एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर पाएंगे। ये भी पसंद नहीं करेंगे ये पश्चिमी देश कि भारत रूसी सामग्रियों की खरीदारी जारी रखे। और आपको पता होना चाहिए, हम डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रसिया से इंपोर्ट करते हैं और ये अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं ये पसंद नहीं करते। पिछले महीने हुए ब्रिक्स फोरम का उदाहरण ले लें, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़ी राजनीतिक शत्रुओं में से एक ईरान को भी शामिल कर लिया गया। भारत पहले झिझक रहा था, लेकिन चीन के दबाव में, चीन की मांग पर हम इसके लिए राजी हो गए। ब्रिक्स में ईरान के अलावा सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया को भी शामिल कराने के पीछे चीन का मकसद खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में विश्व के सामने पेश करना था। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि भारत को किन मुद्दों पर सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन भारत के द्वारा ईरान को मान्यता देना और डॉलर के मुकाबले एक कॉमन करेंसी यूनियन जैसे विचारों को उसका संभावित समर्थन ऐसे मसले हैं जिन पर वॉशिंगटन बहुत धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया नहीं देने वाला है। अर्थात ये कि आज अमेरिका और भारत के जैसे रिलेशन हैं, अगर भारत ने अपनी सतर्कतापूर्ण नीति का प्रयोग नहीं किया, बेहतर कूटनीति का प्रयोग नहीं किया, तो ये रिलेशन बिगड़ सकते हैं। ईरान पर अमेरिका ने बहुत बड़े और बहुत कड़े प्रतिबंध लाद रखे हैं और अमेरिका में उसके साथ किसी भी तरह का कारोबार अवैध माना जाता है। इसलिए ईरान भारत को सस्ता तेल प्रदान कर सकता है और ऐसा हुआ तो भारत अमेरिका के संबंध में खटास आ सकती है। तो दोस्तों, ये वही विषय थे जिस पर भारत को सतर्क रहना होगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा लेक्चर, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।